अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और सेशन के साथ हाजिर हूं और आज जो हम पेपर इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं वो है डाटा एंट्री का पेपर। यहां पे डाटा एंट्री में जो भी आज क्वेश्चंस आ हुए हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहां पे पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि जो हमारे पास 18th सब्मिट ऑफ G20 जो कहां पे हेल्ड हुई इंडिया में और ईयर कौन सा था 2023। और अगर आपको मंथ बोला जाएगा वो कौन सा था सितंबर, और सितंबर में किस दिन पे हुई वो भी आप याद रखोगे 9-10 सितंबर को ये हो गई। इतना आप दिमाग में याद रखोगे। नाउ अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास नेक्स्ट जो सबमिट होगी इसकी G20 की वो 2024 में होगी और आपको बोलना है वो किस जगह हो जाएगी, वो सिंपल सी बात में आपको ये पता ही होगी वो कहां पे होगी, ब्राजील में। इतना आप दिमाग में डाल के रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ब्राजील की किस जगह पे होगी वो भी मैं आपको बोलूंगा, वो है रियो दी जानेरियो। याद रखना जेनेरियो वटेवर ये इसका नाम है, तो आप ये याद रखोगे कहां पे होगी, ब्राजील में। और अगर आपको बोला जाएगा डेट कब हो जाएगी वो भी फिक्स्ड है 18 और 19 नवंबर को, और कब 2024 में। और इसके बाद अगर बोला जाएगा कि इसके बाद की सबमिट कब होगी वो अभी टू बी डिसाइडेड है, लेकिन कहां पे होगी वो हमें याद होना चाहिए, वो साउथ अफ्रीका में होगी। और जो इससे पहले होगी, जो इससे पहले हुई थी वो कहां पे हुई थी, इंडोनेशिया में। ये भी आप याद रखोगे। और इंडोनेशिया में कब हुई थी, 2022 में। और अगर आपको पूछा जाएगा डेट बोलिए तो डेट क्या है वो भी आप याद रखिए, वो है हमारे पास 15 टू 16 नवंबर। ये भी आप अपने दिमाग में रखोगे। अब यहां पे चीज क्या है, ये वाली थी 17th सबमिट, ये जो थी ये थी 18th सबमिट, और ये जो ब्राजील में हो जाएगी ये कौन सी थी हमारे पास 19th सबमिट, और ये जो यहां पे हो जाएगी ये थी हमारे पास 20th सबमिट। आई होप आपको ये सारी चीजें दिमाग में रह गई। नाउ यहां पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। वायर एग्जैक्टली इज अक्साई चिन। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको बस इसका आंसर बोलना है। चलिए बोलिए इसका क्वेश्चन का आंसर, सबको पता होगी क्या आएगा इसका आंसर, बोलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास द नॉर्थर्न ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अगर आपको बोला जाएगा ये अक्साई चिन है क्या, ये हमारे पास सिंपल से इतना याद रखना, ये है क्या है, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है। किसके बिटवीन डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है, किसके बिटवीन, इंडिया और चाइना के बिटवीन। याद रखना इंडिया और चाइना के बिटवीन है। और अगर आपको बोला जाएगा लाई कहां पे करता है एग्जैक्टली, आपको इतना याद रखना है ये नॉर्दर्न ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। यहां पे मैक्सिमम सेक्स रेशो किसका है इंडिया में, इसका आपको सिंपल से एक ट्रिक मैं बोलूंगा। एक तो इसमें यहां पे केरला तो इसका सबों ने आंसर किया होगा, और सिंपल सी ट्रिक अगर आप याद रखोगे, काश हर परिवार डॉटर होती। याद रखना अगर आपको केरला में सबसे ज्यादा, हरियाणा में सबसे कम, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा, दमन एंड दीव में सबसे कम, इसको आप याद रख सकते हो। चलिए आया आपको ये समझ, हाँ बिल्कुल आया। और केरला में सबसे ज्यादा क्या है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किसकी है, केरला की ही है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए यहां पे सिंपल सी, मतलब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या बोलना है कि हाउ मेनी टाइम्स आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर आरबीआई रिलीज मॉनेटरी पॉलिसी को कितने टाइम्स आरबीआई रिलीज करता है एक ईयर में। हमेशा याद रखना दो मंथ्स में एक बार रिलीज करता है, तो हमारे पास ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो कितना हो जाएगा, सीधे डिवाइड बाई 2 = 6। तो ये कितना टाइम करता है, 6 टाइम्स ये मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज करता है आरबीआई इन ए ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी
कौन रिलीज करता है? इतना तो आपको पता ही है, आरबीआई। किसके लिए ये रिलीज करता है, क्यों ये रिलीज करता है? कि हम जो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को क्या करने के लिए, इस चीज को मनी, जो हमारे पास मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट है उसको मैनेज करने के लिए, ताकि जो प्राइस स्टेबिलिटी रहे हमारे इंडिया में, उसको मतलब उसको उसमें प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को लाया जाता है हमारे पास। अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं उनको हम क्विकली मतलब ये इस क्वेश्चन में याद करेंगे ताकि हमें ये चीजें भूल ना जाए। पहला क्या होता है? BRR, जिसको हम बोलते हैं बैंक रेट पॉलिसी। ये क्या होता है? ये होता है रेट, ये बैंक रेट होता है। बैंक रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई लेंड करता है मुनी किनको, कमर्शियल बैंक्स को। और जो प्रेजेंट अगर आपको बोला जाएगा बैंक रेट पॉलिसी कितनी परसेंट, BRR क्या है इस वक्त, बैंक रेट करंट बैंक रेट क्या है इस वक्त, वो है हमारे पास 3.3%। इतना आप दिमाग में डाल के रखोगे। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा कि हमारे पास और एक टूल क्या होता है, उसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है? अगर आपको कोई भी बोलेगा ये क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ फंड होता है जो एक कमर्शियल बैंक बाउंड होता है ऑफ देयर नेट डिमांड, जो और जो उनकी टाइम लायबिलिटीज होती है। याद रखना ये क्या होता है, ये होता है सिंपल से इतना याद रखिए कि जो हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो होता है ये होता है अमाउंट ऑफ फंड जो कमर्शियल बाउंड्स को, ये कमर्शियल बैंक्स को क्या रखना होता है, अपने पास रखना होता है। किसके लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। जो उनका मतलब जो हमारे पास नेट डिमांड या टाइम लायबिलिटी हो उस हिसाब से उनको वो रखना होता है। नाउ अगर आपको बोला जाएगा इस वक्त का जो हमारे पास जो CRR है क्या, वो कितना है, वो है हमारे पास 10%। इतना आप याद रखोगे। इसके बाद आता है SLR, ये भी आप याद रखोगे। SLR क्या होता है? ये होता है सैचुरेटली लिक्विडिटी रेशियो होता है। ये होता है परसेंटेज ऑफ NDTL दैट जो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड भी रख सकते हैं वो, इन द फॉर्म ऑफ वो इसको किसके सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रख सकते हैं। और अगर आपको बोला जाएगा इस वक्त का LSR रेट क्या है, जो हमारे पास सॉलिड सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेट प्रेजेंट की क्या है, वो है 18%। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद आता है क्या हमारे पास रेपो रेट, वो हमारे पास 6 पॉइंट सिमिलर होता है जैसे हमारे पास बैंक रेट होती है। इसके होता है क्या 6.5%। रिजर्व रेपो रेट होता है जो बैंक्स आरबीआई को पैसे देती है, जो उनकी ट्रेजरी में वो डिपॉजिट करते हैं और उनको क्या मिलता है, उसके बदले क्या मिल जाता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है। और वो अगर आपको बोला जाएगा रेपो रेट कितना है इस वक्त, वो है 6.5%। और जो रिजर्व रेपो रेट है वो है हमारे पास, सिंपल से याद रखना 6, ये वो हमारे पास सिंपल से अगर आपको रिजर्व रेपो रेट बोला जाएगा वो 3.5% है। इतना आप दिमाग में रखोगे। आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा और ये काफी था जो मैंने चीजें आपको यहां पे बोल। चलिए तो फिर इस वाले क्वेश्चन पे, यहां पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ देम। आपको इसमें बोलना है कि वो किस में आता है। इक्वल पे ऑफ फॉर इक्वल मतलब इक्वल वर्क मतलब किस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस मतलब हिस्से में वो आ जाता है। क्या वो फंडामेंटल राइट्स में आता है, क्या वो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, या जो हमारे पास DPSPs है और जो हमारे पास इकोनॉमिक राइट्स है। सिंपल है, सबको ये पता होगी। जरा बोलिए इसका आंसर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डीपीएसपीज, याद रखना। और अगर आपको बोला जाएगा ये क्या आता है, हमारे पास सोशलिस्ट प्रिंसिपल आता है। पहला ही अगर आपने पढ़ा होगा ना, 39 आर्टिकल आता है, उसी में आता है हमारे पास डीएसपीज में, ये हमारे पास आता है। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास डीएसपीज किस में आते हैं, ये हमारे पार्ट किस में आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं। सबू को पता ही है ना, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कहां से कहां तक आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं, सबू को पता है। और कहां से लिए हैं हमने, आयरिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखना ये क्या होते हैं, नॉन जस्टिबल, नॉन एनफोर्सेबल होते हैं। इनको हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किस किस में, एक तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और कौन सा, गांधीयन प्रिंसिपल, और कौन सा जरा मुझे बोलिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। ये असल में ऐसे क्लासिफाइड नहीं है, लेकिन इनके कंटेंट के बेसिस पे हमने इनको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। सबको पता है ना, तो फिर आप सोशलिस्ट, गांधीयन एक आप बोलोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्या बोलता है, क्वीन डीडा। क्वीन डीडा जो क्या थी, एक डिफेक्टो, मतलब आपको पता ही होगी, ये एक डिफेक्टो रूलर ऑफ स्टेट थी। और अगर आपको बोला जाए कि ये किसकी पत्नी थी, ये थी केशमा गुप्ता की। अगर आपको बोला जाएगा केशमा गुप्ता किसका सन था, प्रभुगुप्ता था, प्रभुगुप्ता का। और प्रभुगुप्ता किसका फाउंडर था, वो था गुप्ता डायनेस्टी का। ये आपको सबको पता है ना, गुप्ता डायनेस्टी जो हमारे पास, उसका फाउंडर कौन था, वो था प्रभागुप्ता। प्रभागुप्ता उसका बेटा जो था ना, वो था केशमा गुप्ता। याद रखना, केशमा गुप्ता। और अगर आपको बोला जाएगा केशमा गुप्ता की जो पत्नी थी, जो उसकी वाइफ थी, वो थी हमारे पास क्वीन डीडा। वो थी हमारे पास क्वीन डीडा। हाँ, मैं क्वीन डीडा इन ऑप्शंस में ढूंढ रहा था। नाउ यहां पे ये क्वीन डीडा प्रिंसेस किसकी थी, लोहारा डायनास्टी की। याद रखना, लोहारा डायनास्टी। तो यहां पे तो दोनों ऑप्शन है। हाँ, ये तो शॉर्ट पे लग गया। मुझे इसमें डाउट हो रहा है। अगर मेरे पास होता तो मैं गुप्ता डायनास्टी को मार्कअप करता था, क्योंकि ये डिफेक्टो रूलर थी इसकी। लेकिन अब यहाँ पे बिलोंग टू विच डायनास्टी था, ये जी के एसएसबी वाले भी। हाँ चलिए, मेरे हिसाब से इसका गुप्ता, मैंने आपको पूरा बोला, लोहारा डायनास्टी की प्रिंसेस थी ये। इसको किसके साथ, केशव गुप्ता के साथ किया गया थी शादी। तो फिर क्या थी ये, इसने किसको रूल किया था, गुप्ता डायनास्टी को। इतना आपको याद रखना। अगर आपको बोला जाएगा दीद की माँ किसको बोला जाता है, वो भी इसी को बोला जाता था। इतना आपको सबको पता ही होगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन का आप भी देखना, कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ इस क्वेश्चन पे, तो आप भी देखना, कमेंट सेक्शन में फॉलो अप करना, बोलना कि मैंने ठीक जवाब बोला कि गलत बोला। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे पास ये पेपर होता तो मैं इसी को टिक करता ना। यहाँ पे आपको बोला है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि नॉर्थ कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, नॉर्थ कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जरा मुझे बोलिए। जो हमारे पास FBSU जिसको हम बोलते हैं ना, फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट है ऑफ एयर फोर्स, कहां पे है, वो भी हमारे पास उधमपुर में है। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास नॉर्थ कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर क्या है, वो भी उधमपुर में है। बिल्कुल यही इसका हमारे पास आंसर है। और हम मूव ऑन करते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे चलिए, यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए, ये क्या बोलता है कि समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, जो हमारे पास समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था। वो सिंपल सी बात है, सबू को पता होगी वो किसको कहा जाता है, ललित्य आदित्य को। ये वो बंदा था जिसने 36 ईयर तक किसमें किया, जो हमारे पास कश्मीर है वहां पे इसने, मतलब इसने क्या किया, 36 ईयर तक इसने, मतलब बहुत सारी कंट्रीज को रूल किया। इतना आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ये किसको बिलोंग करता था, करकोटा डायनास्टी को। याद रखना, करकोटा डायनास्टी को। और इसको कहा जाता था समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। याद रखना, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य को कहा जाता था। और अगर आपको बोला जाएगा जो ये दुर्लभ वरदाना थे जो करकोटा डायनास्टी थी उसके फाउंडर थे, ये इसके करकोटा डायनास्टी के फाउंडर थे। इतना तो आपको समझ आया था। दुर्लभ वरदाना फाउंडर ऑफ इसका किसका,
जो हमारे पास कारकोटा डायनास्टी थे और जो हमारे पास ललित्य मुक्तापीड़ा थे, ललित्य आदित्य थे, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था जो हमारे पास इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता था। अब इसके बाद आप इसके अलावा आप क्या रखोगे याद? इसने अगर आपको बोला जाएगा ये ग्रेट बिल्डर कहा जाता था, इसको ग्रेट बिल्डर इसको कहा जाता था। नाउ इसने दो चीजें अगर मेनली अगर आपको बोला जाएगा ना, इसने क्या क्या इसने बिल्ड किया है, एक तो मार्थन टेम्पल याद रखना जो कहां पे है? अनंतनाग में, ये भी आप दिमाग में रखोगे। और इसके अलावा याद रखना इसने जो हमारे पास इसने एक कैपिटल सिटी फॉर्म की थी जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिहिशपुर। पेरिहिशपुर ये किसके नज़दीक था? ये भी आप याद रखोगे। पेरिहिशपुर किसके नज़दीक था? ये खीर भवानी के नज़दीक था। और ये कहाँ पे है खीर भवानी? गांधरबल में। और इधर ही पे इसने एक सिटी को बिल्ट किया था जिसको कहा जाता था सिटी ऑफ प्लेजर। ये भी आप याद रखोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपने ये किया होगा। तो मैंने क्या बोला? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ललित्य आदित्य को, ललित्य आदित्य मुक्तापीड़ा को। बस इतना ही याद रखना था ना। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास मीनिंगफुल फ्रेज डालना है। यहां पे क्या बोलता है कि इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पोज याद रखना, वाई डोंट यू लुक अप। अरे यार मैंने सीधे सीधे निकला, ये मुंह से ही निकला, इसका लुक अप आंसर होगा। आई होप आप भी चेक करोगे। मुझे थोड़ा सा इंग्लिश वीक नहीं है, लेकिन ये मुझे खुद ब खुद ठीक होते हैं, ऐसे ही जैसे ही मैं पढ़ता हूँ ना, ये खुद ब खुद ठीक होते हैं। तो आई होप आपने इसका लुकअप ही होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मैं चेक नहीं करता हूँ। अगर मैं इंग्लिश में थोड़ा सा अटक जाता हूँ ना, मतलब इधर उधर की ओर अगर मैं सोचने बैठा ना, तो गलत हो जाता है। अगर सीधे सीधे से लाइन निकल गई ना, तो ये ठीक हमेशा होता है। मैंने ट्राई किया है अपने हिसाब से, वो हमेशा ठीक होता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। ये आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे इसमें से कौन सा, मतलब इसको क्या करना है, जो हमारे पास जमनल सेंटेंसेस है इनको एक करेक्ट ऑर्डर में आपको लाना है। बड़ा ही सिंपल होता है यहाँ पे, मतलब इनको ना थोड़ा सा सोच के करना होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लग सकती है। तो उसी हिसाब से आप मुझे ये चीज़ तो कमेंट सेक्शन में बोलोगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोलता है कि चूज द एक्टिव पैसिव वॉइस में हमें इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है। द न्यूज हैज बॉट टू अस बाई हिम। द न्यूज हैज बॉट अस बाई हिम। ही बॉट अस द न्यूज, ये तो नहीं आएगा। इसके बाद ही हैज बॉट अस द न्यूज, ही हैज बॉट अस द न्यूज, ही हैज बॉट अस द न्यूज। आई थिंक ये वाला है। यहाँ पे ही वॉज बॉट द न्यूज टू अस, ये तो नहीं आएगा। वी बॉट, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाला बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। चलिए ये वाला हमारे पास हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिफाई करनी है इसमें से एरर कहाँ पे है। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3, यहाँ पे ई एस है, खात्म खेल। यहाँ पे कहाँ पे है? ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट फॉर्म में लाना है। देखते हैं क्या दिया गया है आंसर में, तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए, मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वॉज इन हिज सेंसेस, वेदर द लेटर वॉज इन हिज सेंसेस। यहाँ पे क्या बोलता है कि हे गंगू, ये तो खत्म ऐसे ही, हे गंगू चलेगा ही नहीं। गंगू हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस। मोती, ये भी नहीं आएगा। गंगू आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस, आर यू इन योर सेंसेस, आर यू सेंसलेस, ये खत्म, ये भी नहीं आएगा। अरे यार ये तो टिपिकल सा है। आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मनी, आई थिंक ये आएगा। गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती, आस्क्ड मनी। गंगू हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस। आई होप यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी को इससे डिफरेंट लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में बोलेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। अब आए मेरे फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ तक इंग्लिश वाले
ये दिमाग खराब करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड इज इन 7:8। समझना क्वेश्चन को, रेशियो ऑफ स्पीड है 7:8। इफ द सेकंड ट्रेन, जो हमारे पास दो ट्रेन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज, इफ द सेकंड ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 400 किलोमीटर किसमें चलती है 4 आवर्स में, देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन आपको निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है, जरा करिए, 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। देखिएगा ऐसे करना है, सिंपल से हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को, इसको ये है ना, इसको 7x मानिए, इसको हम मानते हैं 8x। सिंपल से यहाँ पे दिया क्या गया है, अगर आप देखोगे ना सेकंड ट्रेन की स्पीड आपको दी गई है। स्पीड क्या होती है, ज़रा मुझे बोलिए। स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, दी गई है, सिंपल से दी गई है, किसी को इस पर शक मत है। तो देखिए मैंने क्या बोला, जो स्पीड ऑफ टू ट्रेन, इफ द स्पीड ऑफ, अब मैं बोलता हूँ कि जो ये 8x है ये सेकंड ट्रेन है ना, सेकंड ट्रेन, और ये जो ये है फर्स्ट ट्रेन है। मैं बोलता हूं 8x, यही है ना स्पीड दी के, स्पीड ऑफ टू ट्रेन, 8x इज इक्वल टू क्या है 400 डिवाइड बाय 4। काटो इसको, जरा इसको काटो, 400 किलोमीटर बाय 4 आवर्स। तो ये काट दो, ये कितना हो गया 4 1 400। अब इसको x को काटो इसके साथ, कैसे काटोगे 2 4 250, वही हुआ। अगर इसको फिर से काटोगे 2 और 225, सिंपल से ऐसे ही इसको काटो 2 12.5, सिंपल से आ गया x हमारे पास 12.5 आ गया, सबू को आ गया 12.5, हाँ सबू को आ गया। अब 7 से 12.5 को काट दो, 7 5 क्या होता है 7 5 35, यहाँ पे ये कैंसिल ये कैंसिल, अब बचा कौन 7 5 35, 3 कैरी आया, 7 2 14 और 3 17, कहाँ पे है ये, यहाँ तो ये यहाँ वाह 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 वाह, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो सिंपल से यही बात है, पॉइंट आएगा ना इसका। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, तो वो भी पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है कि स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इर्रेगुलरिटी इज ए cause for failure, irregularity is a cause of in failure, irregularity is a cause for failure, some regular students fail in examination, some regular students fail in examination। हमारे पास कंक्लूजन 1 क्या देके है, all failed students are regular, आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर। यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट्स फिर से एक बार पढ़िए ताकि हमारे पास ये अच्छे से समझ आएगी। Irregularities is a cause of failure in examination, some regular students fail due to examination। ये दो हमारे पास all students are, ये हमारे पास कहीं पे मैच ही नहीं कर रहा है, all failed students are regular, हमारे पास कहीं पे दिया है कि मतलब यहाँ पे ये बोलता है कि some regular students fail in examination, some, ये क्या बोल रहा है all failed students are regular, मीन्स ये पहले ही गलत, खत्म। हाँ, ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमें कहीं पे दिया ही गया नहीं है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कौन है, तो मैं कैसे मानूं, मैं इसको ऐसे ही बोलता हूं, भाई साहब मुझे छोड़ दे, ना तो तेरा कंक्लूजन 1 ठीक है, ना तो तेरा कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, तू टाटा बाय बाय कर दे, तो इसका ये वाला करेक्ट होगा। सिंपल है ना, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नया वाला क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास साइनस को रिप्लेस करवाना है। ज़रा पहला देखते हैं, हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं, मैं ट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, पहले इस पे जाएंगे फिर इस पे जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ 30 डिवाइड बाई 6, चलिए डाल दिया 30 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे प्लस किससे रिप्लेस करना है, प्लस इंटू स्टैंड्स फॉर प्लस, यहाँ पे इंटू स्टैंड्स फॉर प्लस, इंटू फिर आएगा यहाँ पे इंटू, और ये हो गया 5, और इंटू स्टैंड्स फॉर प्लस, और प्लस स्टैंड्स फॉर इंटू, प्लस स्टैंड्स फॉर इंटू, और इंटू स्टैंड्स फॉर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और डिवाइड स्टैंड्स फॉर व्हाट, डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस, डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस डिवाइड बाई 2। चलिए सबको बोर्ड मास पता ही है ना, BODMASS सबू को पता होगी। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स है ही नहीं, पहले करेंगे डिवीजन, तो ये हो गया 5 इंटू 5, फिर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 5 4 माइनस 2, तो हो गया 25, और यहाँ पे
25 और 4 कितना होता है, फिर एडिशन होगा तो ये हो गया 29 माइनस करो 2। अरे यार ये तो पहला ही हो गया। चलिए नूरुल्लाह नूर। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ज़रा हम देखिए क्वेश्चन हमारे पास है क्या। इस भाई ने मेरे पास यहाँ पे किया है, देखते हैं हम भी देखते हैं कि कैसे होगा। ये क्या है 144 और यहाँ पे है 23। यहाँ पे क्या है इज टू 169 और यहाँ पे है हमारे पास बोलना है कि इसके अलावा क्या आएगा। ज़रा पहले हम इसको देखते हैं कि कोई रिलेशन इसके मतलब जो इसका स्क्वायर ये हमारे पास स्क्वायर रूट है ना वो हम देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 12 × 12 क्या होता है। 12 × 12 कितना होता है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। वो सीधी सी बात है, सबको पता होगी 144 होता है ना, सबको पता। मैं अब 12 × 12 क्या करने बैठूंगा, तो इसलिए क्या था आपको। और 12 + 12 कितना होता है वो भी देखिए, वो होता है 4, वो होता है 2। तो इसने इसका -1 किया है तो बच गया 23, वही बचा है। तो यहाँ पे देखिए 13 × 13 क्या होता है 169, सबको पता है। 13 + 13 कितना होता है, वो होता है 26। 26 माइनस करो 1, बचा कितना 25। इसने भी ऐसे ही किया था, बिल्कुल इस बच्चे ने भी ऐसे ही किया है, तो बहुत ही बढ़िया मेरा भाई। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं। 25 इसका आंसर है। हाँ यहाँ पे हमारे पास इनमें से क्या बोलना है कि प्लीज सिलेक्ट द शेप। नीचे से हमारे पास शेप एक चूज करनी है जो इसको यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हुआ क्या है, सिंपल सी बात क्या हुआ है कि इसने इसको ऐसे लाया है, क्रॉस में लाया है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये भी ऐसे ही है ना, तो अगर ये भी क्रॉस है तो इसने क्या किया है, इसने इसको यहाँ पे लाया है। तो यहाँ पे देखते हैं ना पहले, यहाँ पे अगर ये हैं तो ये और सिंपल है यार। अगर इनको ये अगर ऐसे हुआ है, ये अगर ऐसे हुआ है तो इसको भी तो किसी भी तरह मतलब इसको भी तो ऐसे ही लाना पड़ेगा, ऐसे ही लाना पड़ेगा, ऊपर से इसको ऐसे लाना पड़ेगा। इसका 3 आंसर होगा। चलिए सिंपल था ये। आई होप सबू ने ये किया, इसने भी बेचारे ने किया है। चलिए मूव ऑन करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। ये किसके बीच पे है, ये है हमारे पास प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ये है, ये है, ये है, ये है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास इसने क्या दिया है, देखिए ए बी एंड सी आर इन ए पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ एज कंट्रीब्यूशन। ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 10,000। यहाँ पे ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, एज कंट्रीब्यूशन इज 10,000। यहाँ पे ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 10,000। इफ द टोटल प्रॉफिट, अगर उनका टोटल प्रॉफिट कितना है 1,000 रुपीज़ है। टोटल प्रॉफिट मतलब ए का भी और बी का भी, सबू का प्रॉफिट इतना है, ये आप याद रखना। नाउ ए गेट्स 500, बी गेट्स 300, सी इज कैपिटल इज, हमें बोलना है कि सी का कैपिटल कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ए का प्रॉफिट कितना है 500 है, बी का प्रॉफिट 300 है, तो अगर हमारे पास सी का बोला जाएगा 5 वही होता है ना, सॉरी 500 + 300 होता है 800, और निकालिए 1000 से सी का कितना होगा 200, वही होगा। सर मुझे बोलिए अगर इनका रेशो देखेंगे प्रॉफिट का, वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास, सीधे करिए 5:3, ये 2 0 0 काटिए, ये सीधे से ये आपको आता होगा सबको, इसीलिए ये मैंने काट दिया 0 0। तो मैं बोल सकता हूँ ना, इसको मैं रखता हूँ 5x, इसको मैं रखता हूँ 3x, इसको मैं रखता हूँ ये मतलब ये। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, मैंने बोला कि इनका जो, अगर मैं बोलूंगा कैपिटल क्या है 5x 3x और 2x, तो फिर मैं बोल सकता हूँ ना 5x = 10,000, वही बोल सकता हूँ ना, इसका तो कंट्रीब्यूशन इतना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में वही से बोल रहा है। नाउ यहाँ पे देखिए 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना, x का कितना निकला वैल्यू, वो हमारे पास 2000 निकला। सिंपल सा है ना। नाउ मुझे बोलिए इसका, यहाँ पे 2x मैंने लिया था, 2 से 2000 को करो मल्टीप्लाई तो कितना निकलेगा 4000। तो इस भाई ने भी वही किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, खत्म खेल। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नाउ यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं।
ये हमारे पास किसका है, इसको हम बोलते हैं मिक्सड एलिगेशन। सबों ने पढ़ा है ना मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन, अगर नहीं पढ़ा है जाके पढ़ा हुआ है हम मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके करवाए हैं। तो बहुत ही सिंपल से मैं करवाता हूँ, तो इस वैसे ही इसको भी बोलते हैं। यहाँ पे इसने बाई क्या किया, बाई सम शुगर टाइप 1, देखिए इसने एक कुछ शुगर किया टाइप 1 शुगर, ऐसे ही लिखिए टाइप 1 शुगर उसने 15 रुपी kg का किया। सम सिंपल, ही मिक्सेड विथ इट 18 रुपी kg, इसने इसको 18 रुपी kg के साथ, ये टाइप 2 हो गया, खत्म खेल। नाउ यहाँ पे अब जब फाइनल मिक्सचर किसका बन गया, वो बन गया हमारे पास किसका, वो हमारे पास सिंपल से बन गया 16 रुपी kg का, 16 रुपी kg का। मतलब अब आप मुझे बोलिए, इसको बच्चा भी निकाल सकता है ना, आप में से हर कोई इसको निकालेगा। तो हमें बोलना है कि टाइप 1, जो हमारे पास टाइप 1 वट टाइप 1 किस क्वांटिटी के साथ है, टाइप 2 के साथ, ये आप सिंपल से बोल देना। चलिए मुझे बोलिए, तो ये आ गया, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा 18 माइनस 16, 18 माइनस 16 हो गया 2, यहाँ से निकालूंगा 16 माइनस ये हो गया 1, तो वो हो गया 2:1। अल्लाह अकबर, ऐसे होता है ये क्वेश्चन, खत्म। चलिए सिंपल से मैंने अपने क्वेश्चन में दिखाया है, अगर जाके चेक करिए, मज़ा आएगा आपको ये करने के लिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन हम ऐसे लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पी कैन डू a job in 15 days, P can do a job in 15 days, P plus Q can job, Q is, ओ सिंपल सा क्वेश्चन, परसों ही मैंने ये क्वेश्चन करवाए, परसों जो मैंने आई थिंक मैंने क्या करवाए थे परसों, पेपर की क्वेश्चन, आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप में ही मैंने करवाया था कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पे मैंने ये डाल दिया था। और हाँ, मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया था मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन, आप लेटेस्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल से ये डिट्टो क्वेश्चन वही है। यहाँ से पूछ क्या रहा है, ज़रा मुझे बोलिए पूछ क्या रहा है, ज़रा इस क्वेश्चन पे आंख, बोलते हैं ना आंख मारिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आंख नहीं मारनी है, नज़र मारिए। यहाँ पे बोलता है कि पी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, पी कितने में करता है, 15 डेज में कोई वर्क करता है। हाँ, अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अभी नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ। P प्लस इन हाउ मेनी डेज, आपको ये फाइंड करना है, ये कितने डेज में करेंगे। और यहाँ पे टुगेदर, टुगेदर ये कितने डेज में ये करेंगे। इफ़ जो हमारे पास Q है वो है, अगर Q जो है वो ट्वाइस है, अगर हमारे पास P1 है, अगर हमारे पास P1 है Q2 है, आपको बोलना है कि ये काम वो कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे बोलो, अगर मैं P की एफिशिएंसी 1 रखूंगा, P की एफिशिएंसी 1 रखूंगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसने क्या बोला है, अगर मैंने अब P की एफिशिएंसी 1 रखी, Q की एफिशिएंसी 2 रखी, सिंपल से मतलब सिंपल सा, कोई दिमाग की जोर नहीं लगाना है। मुझे बोले ये कितने दिन में काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में, दैट मीन्स एक दिन की एक एफिशिएंसी है, और तो ये 15 दिन में हो जाएगा काम। अब ये दो काम, मतलब दो काम इसको क्या करता है, दो काम ये क्या करता है, मतलब ये अब एक दिन में दो काम करता है, तो हमें बोलना है कि टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा। वो सिंपल है ना, 2 + 1 कर दीजिए डिवाइड बाय 15, वो क्या हो गया 2, 2 + 1 3, 3 और क्या हो गया 5। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन नंबर 22 पे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक थ्योरम लगती है, ये मैं आपके लिए रखता हूँ, बस मैं थ्योरम बोलता हूँ। जो हमारे पास की कोई भी दो साइड लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक थ्योरम होती है हमारे पास, अगर ये ए बी और सी है हमारे पास, वो क्या होता है, अगर मैं लूँगा ये, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल एक लिया, मैं बोल सकता हूँ ए बी, जो हमारे पास ए प्लस बी सी किसके बराबर। अगर मैं कोई भी ट्रायंगल लूँगा, मतलब मैंने कोई ट्रायंगल उठाया, तो उसमें मेरे पास थ्योरम होती है, जो ए बी प्लस बी सी वो होती है, याद रखना, वो होता है ग्रेटर देन ट्वाइस ए सी। ये मेरे पास एक थ्योरम है, वो अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी है, आप देखना आपका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको सिमिलरिटी के हिसाब से मैंने वो दिखाया है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बोल देना, फिर मैं जो नेक्स्ट सेशन इसी का, अगर आपको एक और सेशन इसका चाहिए, उसमें आपको मैं ये सॉल्व करके दूंगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, यहाँ पे एक कॉर्ड दिया गया है, एक सर्कल पे कॉर्ड दिया है, किस पे, एक सर्कल है हमारे पास। चलिए मैंने एक सर्कल बना दिया, देखा कितना अच्छा सर्कल बनाता हूँ, देखिए अब
तो यहाँ पे एक कॉर्ड है, चलिए मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड डाल दिया। तो ये क्या बोलता है कि यहाँ पे ए बी, इसका नाम क्या है, ए बी, सिंपल है ना, ए बी यहाँ पे कॉर्ड है, मैंने कुछ और मत किया, सिंपल से मैंने कॉर्ड एक डाला। यहाँ पे क्या बोलता है, ए ओ सी इज द डायमीटर, ए ओ सी इट इज डायमीटर। यहाँ पे अब इसका डायमीटर, यहाँ पे एक सेंटर होगा जिसका ओ नाम होगा, तो इसका डायमीटर ये है, याद रखना ये इसका डायमीटर है। चलिए ये इधर हो गया, थोड़ा को बोलते हैं इधर पे डालते हैं, चलिए ये ओ हो गया, ए ओ सी इसका डायमीटर है। नाउ अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और एक लाइन कॉर्ड खींचूंगा, तो ये जो ये हो जाएगा ना, ये 90 हो जाएगा, याद रखना 90 हो जाएगा। नाउ ये क्या बोलता है, ये जो ये होगा ये कितना है, 50, ए सी बी 50 है ना। आपको बोलना पता होती है ना। अब अगर आप देखोगे इसके जो हमारे पास ये पूरा जो यहाँ पे पूरे ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल के मतलब सम देखूंगा इसके एंगल्स का, वो कितना हो जाएगा, वो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यही हो जाएगा। वो कितना हो गया, एंगल ए तो हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है, वो हो गया, ये हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे बी हमें पता है 90 है, और ये हमारे पास 40, ये हो गया 140, और ये हो गया एंगल ए। अब इसको यहाँ पे ले जाइए, एंगल ए आपको सीधी सी बात है 40 निकलेगा ना 40, तो समझिए निकल गया आपको ये 40, निकलिए। चलिए अब मुझे एक चीज़ बोलिए, अब मुझे एंगल कौन सा ढूंढना है, ये इसने क्या बोला, मुझे हमारे पास कौन सा एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल। अब ये 80 इसे टेंजेंट, ये बोलता है कि 80 यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे ये हमारे पास टेंजेंट एक है, यहाँ पे हमारे पास 80 हमारे पास टेंजेंट है। अगर आप देखोगे तो फिर ये जो यहाँ पे एंगल बन जाता है वो भी कितना होगा, वो भी 90 होता है। जो एंगल टेंजेंट पे बन जाता है ना वो 90 होता है, जो डायमीटर के साथ अब ये लग गया, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। अब मुझे एक चीज़ बोलिए, ये 90 किसके बराबर होगा, 90 किसके बराबर होगा, B80, ये किसके बराबर होगा, B80 प्लस किसके बराबर होगा, जो हमारे पास CAB। तो आपको कौन सा फाइंड करना है, B80 जो आपको सॉरी ये क्या है, C80 कौन सा है, ये वाला 90 वाला, और यहाँ पे B80 जो हमारे पास B80 वो हमने फाइंड किया, हमने कौन सा वाला फाइंड किया, हमने CAB फाइंड किया, यहाँ पे किया ना 40, तो यहाँ पे CAB 40 डालो, ये हो गया 90, हमें फाइंड कौन करना है, B80, तो इसको इधर लीजिए, B80 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, HTTPS का बोलना है वो क्या होता है, ज़रा मुझे बोलिए HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने कंप्यूटर का कल इंशाल्लाह कल इसका आने वाला है, MS ऑफिस का लगभग 2 घंटे का वीडियो आने वाला है, और इतना मैं एश्योर करता हूँ जिसको वो वॉच करना है ना, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, मतलब आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे मतलब गलत नहीं होगा MS ऑफिस का, इतना प्रॉमिस करता हूँ। आपने जितना भी पढ़ा है ना आज को, उसको बोलिए छुट्टी करिए, कल आना और वो वीडियो देख के जाना। यहाँ पे देखिए अब बोलता है कि HTTPS की फुल फॉर्म बोलिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसने बेचारे ने बिल्कुल ही अच्छे से ये डाल दिया है। चलिए यही है इसका आंसर। नाउ यहाँ पे ये आपको ये तो सबों को पता हो कि वहाँ पे हम प्रोलॉन्ग का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोलॉन्ग का यूज़ होता है। नाउ अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पे दपन नहीं बोलते, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इनटू, उसको हम असेंबलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असेंबलर, याद रखना। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ब्लू नाइल रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, वो होता है लेक ऑफ ताना से, याद रखना। और लेक ऑफ ताना कहाँ पे है, ज़रा मुझे बोलिए, कोई भी बोलिए, चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना लेक ऑफ ताना कहाँ पे है। अब यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, सबको पता होगी। आई एम सॉरी, मेरा गला बैठ गया। वो है हमारे पास नासिक। आई होप आप सबको ये आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको सारे जहाँ से अच्छा इसको किसने कंपोज किया है, ज़रा मुझे बोलिए किसने किया है।
उसको हम बोलते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह। बहुत ही बंदा है, क्या ही बोले, क्या बंदा था ये। चलिए इसके बाद आते हैं इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। तो ये हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे तो हम यहाँ पे उनको, यहाँ पे हबा खातून, यहाँ पे हमारे पास वितास्ता क्या है, जहलिम सबू को पता है। यहाँ पे हमारे पास इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट वो है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, ये भी सबको पता होगी। और यहाँ पे हमारे पास थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फाउंड की थी, ये कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में। इतना आपको मैं बताता हूँ, ये न्यूयॉर्क में हुई थी। और कब हुई थी, 1875 में। और अगर आपको बोला जाएगा कि किसने फाउंड की थी, वो भी आप याद रखिए, वो थे ये वाले बंदे, मैडम बालवस्तकी, याद रखना, HP बालवस्तकी, तस्की, याद रखना, तस्की इसका नाम था। तो इसी ने इसको फाउंड किया था। आई होप यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरे से कमेंट सेक्शन में यहाँ टेलीग्राम ग्रुप को आपको नीचे मिलेगा, उसको ज्वाइन करोगे, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो आप वहाँ पे आके मुझे बोल सकते हो कि हमें दूसरा पार्ट चाहिए, तो मैं दूसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर होगा फर्दर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।